सोच के देखिए 1930 का साल। एक ऐसी हुकूमत जिसका दबदबा पूरी दुनिया पर था, जिसके पास मॉडर्न तोपें थी, एक मैसिव ग्लोबल मिलिट्री थी। और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जिसका कंट्रोल था। बिल्कुल। और उस ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी गई सिर्फ एक मुट्ठी नमक से। मतलब नमक जैसी आम और बेसिक चीज अचानक से एक मास डिसरप्शन का हथियार कैसे बन सकती है? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है ना? तो आज हम इस गहन अध्ययन यानी इस डीप डाइव में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ पीस, गांधीज जर्नी टू फ्रीडम। और हमारा मकसद इस मटेरियल को समझना है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि हम अक्सर इतिहास को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं, जहाँ बस कुछ तारीखें होती हैं, कुछ मार्च होते हैं और आज़ादी मिल जाती है। सही कहा। पर इस मटेरियल के जरिए अगर इस पूरे मूवमेंट के स्ट्रैटेजी को खोलकर देखा जाए तो लगता है जैसे किसी ने एक बेहद सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का प्लेबुक लिख दिया हो। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। एक ऐसा इंसान जो शुरू में पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, वो आगे चलकर पूरी दुनिया को बिना बंदूक उठाए झुकने पर मजबूर कर देता है। ये किसी साधारण बदलाव की कहानी तो नहीं है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि हम दुनिया में ताकत को हमेशा सेना या हथियारों से नापते आए हैं, लेकिन इन स्रोतों का विश्लेषण करने पर एक बिल्कुल अलग नजरिया मिलता है। अच्छा, किस तरह का नजरिया? देखो, ये चर्चा इस बारे में नहीं है कि कौन सा मार्च कब निकला। ये इस बारे में है कि कैसे मॉरल क्लैरिटी और नॉन वायलेंस को एक हाईली अग्रेसिव टैक्टिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। टैक्टिकल हथियार? थोड़ा समझाइए इसे। गांधी ने दरअसल इंपीरियल पावर डायनामिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हैक कर लिया था। उन्होंने दुनिया को प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया कि एक ऑप्रेसिव सिस्टम तब तक ही चल सकता है जब तक ऑप्रेस्ड लोग उसमें अपना सहयोग देते हैं। वेट, यानी जिस दिन वो सहयोग वापस ले लिया जाए? एग्जैक्टली, वो सिस्टम अपने ही वजन से गिर जाता है। ओह वाओ, ये तो बहुत डीप है। तो अगर हम उनके शुरुआती दिनों पर चलें, पोरबंदर का वो शर्मीला लड़का। हाँ, उनका जन्म 1869 में हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन में वो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरते थे। स्कूल में भी अक्सर चुप ही रहते थे, राइट? लेकिन स्रोत में एक किस्सा है जहां सच बोलने की उनकी आदत दिखती है। वो स्कूल इंस्पेक्शन वाली घटना। बिल्कुल। एक स्कूल एग्जाम के दौरान जब एक इंस्पेक्टर क्लास में मौजूद था, तब उनके टीचर ने उन्हें किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी से चीटिंग करने का इशारा किया था। वेट, रियली? टीचर खुद बोल रहा था चीटिंग करने को? हाँ, ताकि क्लास का रिजल्ट बेटर दिखे। टीचर वहाँ एक अथॉरिटी फिगर था। पर उस छोटे बच्चे ने उससे मानने से इनकार कर दिया। मतलब अगर आज के समय में कोई इन्विजिलेटर खुद चीटिंग करने को कहे तो शायद ही कोई बच्चा मना करेगा। क्या बचपन की उस छोटी सी घटना ने ही उनके इस सबसे बड़े हथियार यानी सच की नींव रखी थी? मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ। ये घटना उनकी आंतरिक ईमानदारी को दर्शाती है। वहां पहली बार उन्होंने एक्सटर्नल अथॉरिटी को तब चैलेंज किया जब वो अथॉरिटी उनके अपने इंटरनल मॉरल कंपस के खिलाफ जा रही थी। राइट। उन्हें महात्मा का टाइटल अचानक आसमान से नहीं मिल गया था। इसकी बुनियाद इसी छोटी सी डिसोबीडियंस और सच्चाई में छिपी थी। और बचपन की इसी आदत ने उन्हें आगे एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार किया जहां उन्हें एक बहुत बड़े अन्याय का सामना करना था। मेरा मतलब है साउथ अफ्रीका वाली घटना। पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन वाली वो ठंडी रात। हाँ, जब वो साउथ अफ्रीका में लॉयर थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का वैलिड टिकट था, फिर भी एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये आती है कि उनका रिएक्शन क्या था। एग्जैक्टली। अगर किसी आम इंसान को ऐसी ठंडी रात में अपमानित करके फेंक दिया जाए तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? या तो गुस्से में हाथापाई करेगा या डरकर वापस चला जाएगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़कर एक तीसरा और लंबा रास्ता क्यों चुना? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर जोड़कर देखें तो उनका गुस्सा सिर्फ उस एक ब्रिटिश ऑफिसर तक सीमित था ही नहीं। अच्छा। उन्होंने उस एक व्यक्तिगत अपमान को एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ की तरह देखा। रेसिज्म एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज एक टिकट चेकर से लड़कर नहीं किया जा सकता था। यानी सिस्टम में ही खोट था। सही पकड़ा। उस रात उन्होंने समझा कि ये लोग तब तक ऑप्रेस करेंगे जब तक सामने वाला डर रहा है या हिंसा का जवाब हिंसा से देकर उन्हें फोर्स इस्तेमाल करने का जस्टिफिकेशन दे रहा है। ओह, मतलब अगर आप फिजिकली विरोध करते हैं तो स्टेट के पास उसे क्रश करने का पूरा सिस्टम है, पुलिस, कानून, सेना। बिल्कुल। पर अगर आप शांति से खड़े रहें, डरना बंद कर दें और उस अन्याय को मानने से इनकार कर दें, तो स्टेट का फिजिकल मशीनरी अचानक डिसफंक्शनल हो जाता है।
उनके पास इसका कोई प्लेबुक था ही नहीं। उस रेलवे स्टेशन पर जो आग जली उसने एक लॉयर को नेता बना दिया, और यही आग लेकर जब वो 1915 में भारत लौटे तो स्थिति और भी भयावह थी। हाँ, उस वक्त ब्रिटिश सरकार किसानों से ज्यादा टैक्स वसूल रही थी, गरीबी बढ़ रही थी और अत्याचार अपने चरम पर था। लोगों को लगता था कि एम्पायर को सिर्फ हिंसा से हराया जा सकता है। पर गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। ये तो बिल्कुल वैसा है कि सामने वाला आपसे टैंक और बंदूक से लड़ने आ रहा हो और आप कहें कि मैं शांति से बैठूंगा। सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। क्या उस वक्त के गुस्से में भरे लोगों के लिए शांति जैसा कॉन्सेप्ट हजम करना लगभग असंभव नहीं रहा होगा? शुरू में तो ये विचार बिल्कुल समझ से परे था, लेकिन इस रणनीति की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत यानी उनके मिलिट्री पावर को नकारा बना दिया। नकारा कैसे? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। जब एक निहत्थे इंसान को एक आर्म्ड ऑफिसर पीटता है तो ऑपरेशन करने वाले को भी खुद पर डाउट होने लगता है। ब्रिटिश लोग खुद को सिविलाइज्ड मानते थे। जब उन्हें शांति से विरोध कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ती थी तो उनका खुद का मॉरल नैरेटिव टूटने लगता था। वाह, दुश्मन के हथियार को ही बेकार कर दिया। इस साइकोलॉजिकल रणनीति का पहला बड़ा उदाहरण हमें 1920 के दौर में देखने को मिला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि ब्रिटिश स्कूल्स, कोर्ट्स और कपड़ों का बॉयकॉट करें। पहली बार पूरा देश बिना हिंसा के एक साथ खड़ा हुआ। पर मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूँ। देखने में लगता है कि लोग बस कपड़े जला रहे हैं। सिर्फ फॉरेन कपड़े छोड़ने से या स्कूल ना जाने से इतना बड़ा एम्पायर थोड़ी गिर जाएगा। इस शांतिप्रिय विरोध में दरअसल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को फिजिकली कैसे नुकसान पहुंचाया होगा? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ब्रिटिश यहाँ कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे थे। उनका मेन मकसद था प्रॉफिट, और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कुछ हजार अंग्रेजों के भरोसे चल रहा था। बाकी तो सब भारतीय ही थे ना। क्लर्क्स, सिपाही, एग्जैक्टली पूरा इकोसिस्टम लोकल्स चला रहे थे। बॉयकॉट ने एम्पायर की इकोनॉमी और लेजिटिमेसी दोनों पर सीधा हमला किया। उन्होंने उस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू किया जिसके बिना उनका सिस्टम काम नहीं कर सकता था। हाँ, मैनचेस्टर के कॉटन मिल्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि मार्केट बंद हो गया। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल आज के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह थी, जहां किसी एक सेंट्रल कमांड सेंटर की जरूरत नहीं होती। वो मतलब हर गांव, हर गली में लोग इंडिपेंडेंटली इसका हिस्सा बन रहे थे। इस डिसेंट्रलाइज्ड रिबेलियन को दबाने के लिए उनके पास बैंडविड्थ ही नहीं बची होगी। सही बात है। देश का ये नया साहस अभी और भी बड़ा रूप लेने वाला था, क्योंकि अब सामना उनके आम जीवन की सबसे जरूरी चीज पर लगाए गए टैक्स से था, नमक। दांडी मार्च 1930 ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और इसके विरोध में 440 माइल लंबा मार्च निकाला गया। अगर आज अचानक कोई पानी पीने पे टैक्स लगा दे तो कैसा असंतोष फैलेगा। लेकिन सभी मुद्दों में से मतलब उस वक्त और भी बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थीं। उनमें से नमक को ही चुनना किस तरह का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। नमक से अमीर और गरीब, अर्बन एलीट और रिमोट किसान सब जुड़े हुए थे। नमक ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक कॉमन इमोशनल थ्रेड में बांध दिया। और दूसरी बात ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एब्सोल्यूट पीआर नाइटमेयर बन गया था। पीआर नाइटमेयर? पर कानून तो टूटा था ना। सरकार के पास अरेस्ट करने का लीगल जस्टिफिकेशन तो था। लीगल जस्टिफिकेशन था, पर परसेप्शन के लेवल पे ये डिजास्टर था। जरा सोचिए, दुनिया के अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर छप रही है कि एक 60 साल का बुजुर्ग नमक बना रहा है और दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर उस पर लाठियां चला रहा है। सरकार तो दुनिया की नजरों में एक जोक बन गई होगी। बिल्कुल। जेल जाना विरोध का एक नया मंच बन गया था। नॉर्मल सिविल सोसाइटी में जेल जाना कलंक माना जाता था, पर इस मूवमेंट ने उसे बैज ऑफ ऑनर बना दिया। लोग डर छोड़कर जेल भरने लगे। पुलिस स्टेशन और अदालतें ओवर कैपेसिटी हो गई होंगी। सिस्टम के पास कोलैप्स होने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ये डर और दुनिया भर का प्रेशर धीरे धीरे आखिरी प्रहार की जमीन तैयार कर रहा था, जिसे हम 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में देखते हैं। अंग्रेज भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स लगता है। एक इंसान जो आजीवन अहिंसा की बात करता रहा, उसने अचानक डू और डाई जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्या ये अपने ही सिद्धांतों से अलग जाना नहीं था? स्लोगन सुनने में आक्रामक लग सकता है, पर डाई का मतलब हिंसा या किसी को मारना नहीं था। इसका मतलब था अपने लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की तैयारी, अल्टीमेट सैक्रिफाइस। तो सत्याग्रह का मतलब पैसिविटी नहीं,
एक्सट्रीम कमिटमेंट था। सही पकड़ा। और टाइमिंग देखिए, 1942 में वर्ल्ड वॉर II चल रहा था। ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमी दबाव में थी। जापानीज फोर्सेस बॉर्डर तक आ चुकी थीं। तो ऐसे डेलिकेट टाइम पर एक मैसिव अपराइजिंग खड़ा हो जाना ब्रिटिशर्स के लिए फेटल ब्लो था। हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन ने टॉप लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया, पर मूवमेंट लीडरलेस होकर और भी सेल्फ सस्टेनिंग हो गया। आम जनता ने पैरेलल सरकारें बना ली। WW2 से थके हुए ब्रिटिश एम्पायर को समझ आ गया था कि इस दृढ़ शक्ति वाले देश पर अब राज करना नामुमकिन है। भारत पर राज करना एडमिनिस्ट्रेटिवली एक लॉस मेकिंग डील बन चुका था और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। एक शर्मीला लड़का जो बस सच बोलने की आदत रखता था, उसने अहिंसा के बल पर इतिहास की धारा बदल दी। अगर इस पूरे गहन अध्ययन को निचोड़ें तो क्लियर होता है कि वायलेंस नहीं बल्कि ट्रूथ, पीस और यूनिटी कैसे सबसे पावरफुल वेपन्स बन सकते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जीत कैसे हासिल की जा सकती है। असली पावर नैरेटिव सेट करने में है, अपने विरोध को एक यूनिवर्सल कॉमन कॉज में बदलने में है। बिल्कुल। और यहाँ मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया विचार आ रहा है जो इन स्रोतों में नहीं था पर इस चर्चा से जुड़ा है। हमने इस फ्रेमवर्क को एक जियोपॉलिटिकल साम्राज्य गिराने के पर्सपेक्टिव से देखा, लेकिन सुनने वालों के लिए ये सोचना जरूरी है कि आज की इस तेजी से बढ़ती दुनिया में इसे कैसे लागू करें। आपका इशारा किस तरफ है? आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल दौर में जहां हमारा ध्यान कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स और नोटिफिकेशंस ने कैप्चर कर रखा है, हम सब एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल एम्पायर के गुलाम बने हुए हैं। बहुत डीप पॉइंट है ये। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें आज अपने ही इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ एक आंतरिक सत्याग्रह लॉन्च करने की जरूरत नहीं है? एक पर्सनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जहां हम उस एल्गोरिथम को अपना अटेंशन देना बंद कर दें जो हमारी असली आज़ादी छीन रहा है? ये तो सच में एक ऐसी चर्चा है जिस पर हम सबको आगे विचार करना चाहिए। जरूर। तो दोस्तों, इस सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए और सोचते रहिए।